आशा करता हूं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में महिला विकास निगम का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन का सही आंसर था बबीता फोगाट। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरटीए कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए अब रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पद का नाम बदल दिया गया है। और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? आरटीए जितने भी कार्यालय हैं वहां पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है। उन पे रोक लगाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पद का नाम बदलकर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कर दिया गया है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट के दौरान बिचौलिए शामिल है, ऐसे तकरीबन 250 बिचौलियों को जो है वो चिन्हित किया गया है। इनको अब आरटीए कार्यालय के अंदर घुसने पर बैन लगा दिया गया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चलते वाहनों पर लोडिंग का पोर्टेबल धर्म कांटा जो है वो लगेगा। अब देखो इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि लोडिंग जितने भी व्हीकल होते हैं उनको अलग से एक धर्म कांटे पे जाके और तोल करवाना होता है। वहां पे क्या है, मान लेते हैं कि वजन तो हो 50 किलो, दिखा देते हैं वो 100 किलो 70 किलो, क्योंकि ओवरलोडिंग तो चलती ही रहती है, भ्रष्टाचार चलता रहता है। तो अब क्या होगा कि चलते वाहनों के लिए ही ऑन रोड पे ही यह है क्या लगेंगे, पोर्टेबल धर्म कांटे लगेंगे, वहीं पे उनका तोल हो जाएगा। तो मतलब अलग से किसी धर्म कांटे पे नहीं जाया जाएगा। तो यूं समझिएगा आप लोग कि यहां पे भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। जितने भी इंस्पेक्शन की जगह है वहां पे जो है वो कैमरे लगे होंगे, ताकि जो है कोई भी वहां पे आपका ये भ्रष्टाचार ना कर सके। और जो अभी वर्तमान में नया डिपार्टमेंट बनाया है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बनाया है, इनके अधिकारी के लिए एक एचसीएस है, एक आईएएस रैंक का अधिकारी लगेगा और इनके नीचे टोटल 22 अफसर होंगे। ओवरऑल जो है ये ट्रांसपोर्ट के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार होता है उसको रोकने के लिए किया गया कार्य है। अब आप समझिएगा इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। देखो एक तो बदलाव यहाँ पे ये है कि रोहतक के बाद में अंबाला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी में वाहनों के इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन केंद्र खोले जाएंगे। उन सभी साधनों के लोडिंग वाले व्हीकलों का जो है इंस्पेक्शन किया जाएगा और वहीं पे उनके सर्टिफिकेशन भी मिलेंगे। सारा का सारा डेटा जो है ऑनलाइन होगा और कंप्यूटराइज मशीनों से यह भी चेक होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है, ड्राइविंग लाइसेंस ट्रैकर बनाए जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि ड्राइविंग स्किल्स का टेस्ट होगा ऑनलाइन ही। चलते चलते कुछ ऐसे सेंटर्स होंगे, कुछ ऐसी टनल्स बनाई जाएगी, कुछ ऐसे सेंटर खोले जाएंगे कि ड्राइविंग की स्किल कितनी अच्छी है। इसके लिए करनाल, भिवानी, रेवाड़ी, सोनीपत, पलवल, यमुनानगर और बाकी अन्य जैसे जिले हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट के लिए ट्रैक लगाए जाएंगे। अगर किसी की ड्राइविंग स्किल अच्छी नहीं है तो उसको जो है उसके लिए भी जो है चालान वगैरह के नियम होंगे, या उसको जो है उसको बैन कर दिया जाएगा और लोडिंग व्हीकल्स के अंदर। एक व्हाट्सएप ग्रुप पे कार्रवाई होगी। जितने भी बिचौलिए वगैरह होंगे या कोई भी अगर आरटीए कार्यालयों के अंदर धोखाधड़ी करता है, भ्रष्टाचार होता है, तो वहां पे जो है कर्मचारियों से लेके जितने भी ट्रांसपोर्ट के अधिकारी हैं उन सभी का व्हाट्सएप ग्रुप पे ही जो है सिग्नल चले जाते रहेंगे और उन पे रोक होगी भ्रष्टाचार पे। ई रवाना सॉफ्टवेयर साधन कब चला है, कब पहुंचा है, ये सारी की सारी जानकारी जो है ई रवाना सॉफ्टवेयर मिलेगा। इससे जो है सारी की सारी चलती रहेगी बातें। अच्छा, बीच में कहीं ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ना हो, तो इसी वजह से जो है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको ट्रैक किया जाएगा साधनों को। पार्किंग वगैरह के लिए भी है, सड़क के किनारे कई बार साधन रोक देते हैं। ठीक है, इसकी भी कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए भी एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखनी है आपको इस क्वेश्चन से। हरियाणा में कोरोना काल के दौरान 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने यूनिट रक्तदान हुआ है? 1 अप्रैल से लेके और 30 सितंबर तक तो हरियाणा के अंदर 78,000 यूनिट जो है उसका रक्तदान हुआ है। ये वो जिले हैं जहां पे जो है इतने इतने कैंप लगे थे और यहाँ इतने इतने जो है यूनिट्स रक्तदान हुआ। के अलावा जो है लोगों ने प्लाज्मा का भी जो है दान किया। ये भी एक बहुत मजे की बात है। जैसे हरियाणा में प्लाज्मा सेंटर, प्लाज्मा बैंक सबसे पहले रोहतक में खुला, उसके बाद फरीदाबाद में। हालांकि घोषणा तो पहले फरीदाबाद की, लेकिन उद्घाटन रोहतक का हुआ है। तो फरीदाबाद के 4 ब्लड बैंक सेंटर है जहां पे 756 यूनिट प्लाज्मा कलेक्ट हुआ है और 717 यूनिट प्लाज्मा जो है वो इश्यू भी करवाया जा चुका है। 619 रोगियों का उपचार भी हो गया। गुरुग्राम के 7 ब्लड बैंकों में 1582 यूनिट प्लाज्मा कलेक्ट हुआ
और 979 यूनिट प्लाज्मा रोगियों के उपचार के लिए है। करनाल में 60 यूनिट, पानीपत में 64, पंचकुला में 71, रेवाड़ी में 28। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि प्लाज्मा थेरेपी सबसे बेस्ट थेरेपी है फिलहाल के टाइम में इलाज करने के मामले में। क्या होता है कि जो भी पेशेंट जिसको कोरोना हुआ है, उसके कोरोना होने के बाद में अगर वो ठीक हो गया तो मतलब उसकी बॉडी में एंटीबॉडी होगी सफिशिएंट। अब क्या करेगा वो, अगर अपना प्लाज्मा ब्लड डोनेट करता है तो उससे प्लाज्मा अलग से निकाल के और जिस भी रोगी को कोरोना है उसकी बॉडी में प्लाज्मा जो है वो ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, तो जल्दी से वो रिकवर हो जाता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडी होती है कोरोना के खिलाफ लड़ने वाली। ठीक है, हरियाणा राज्य में आईटी के जरिए सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने की पहल करते हुए हाल ही में सीएम ने अगले 5 साल में कितने पदों पर भर्ती होने की घोषणा की है। अब घोषणा तो कर दी है 1 लाख पदों की। इन्होंने कहा है कि आईटी सेक्टर जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है उसमें थोड़ी और पारदर्शिता लाएंगे, भ्रष्टाचार को रोका जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे। ठीक है, ताकि जो है कहीं पे भी पेपर लीक वगैरह जैसे संभावना ना हो, और आने वाले 5 सालों के अंदर जो है वो 1 लाख पदों पे जो है वो भर्ती होगी। पिछले 5 सालों में इन्होंने कहा है कि तकरीबन 85,000 पदों पे भर्तियां की है और आगे आने वाले 5 सालों में 1 लाख पदों पे भर्तियां करेंगे हम लोग। वैसे कमर कस लीजिएगा, बहुत ज्यादा संभावना है अब 1 या 2 साल के अंदर जो है कुछ ज्यादा वैकेंसी। अब हरियाणा का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दिन पहले आपको बताएगा और उस तारीख को एग्जाम होगा, तो ऑन द स्पॉट ही होगा। 1-2 महीने का आपको टाइम मिलेगा, तो प्लीज थोड़ा सा अपना डेटा कवर करके रखिएगा। अब असल में आपके ये पीछे आप अप्रैल से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं रेगुलर, अब आपके हरियाणा करंट अफेयर काम आएंगे, तो प्लीज ध्यान से पढ़ते रहिएगा अब। ठीक है, हरियाणा के किस एयरपोर्ट पर अब हो सकेगी नाइट लैंडिंग। सेकंड फेज के काम में 20 करोड़ की लागत से लगेंगी कैट 2 लाइटें। ठीक है, अब हरियाणा का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जहां पे नाइट को भी लैंडिंग हो सकेगी, 20 करोड़ की लागत से वहां पे कैट 2 लाइटें लगाई जाएंगी। ये एयरपोर्ट है हिसार एयरपोर्ट। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हिसार एयरपोर्ट जो है वो रात को भी खुला रहेगा, मिडनाइट को भी ये खुला रहेगा। अब ये कैट 2 लाइटें क्या होती है, कुछ इस टाइप की होती है। देखो, नाइट लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट के रनवे के साथ साथ कैट 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि रात को विजिबिलिटी बढ़ जाती है, और रनवे ग्राउंड पे ये लाइट लगाने से क्या होता है कि रात में हवाई जहाज उतरते हैं तो उनको दिक्कत नहीं आती है। और इसके मिडनाइट लाइट भी इसे हम लोग बोलते हैं। इन्हीं लाइटों की वजह से जो है रात को मिडनाइट को या किसी भी टाइम रात को जो है लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये इस तरीके से एयरपोर्ट के रनवे पे लाइट लगी होती है। ये हवाई जहाज के अंदर का व्यू है जब किसी पायलट्स को दिख रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस एयरपोर्ट पर राफेल के दूसरे बैच लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पहला बैच आया था हरियाणा में कब, 29 जुलाई को आया था, 29 जुलाई 2020 को आया था। ठीक है, कहां पे आया था, अंबाला पे आया था, और वहां पे रोहित कटारिया जो गुरुग्राम के बसई के रहने वाले हैं वो उनमें एक शामिल थे, जो कि हमारे हरियाणा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब राफेल का दूसरा बैच आएगा, वो भी कहां पे भी आएगा, वो भी अंबाला एयरपोर्ट पे लाने की संभावना है। ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। संभावना क्या, बिल्कुल अंबाला एयरपोर्ट पे ही आएगा। ए ऑप्शन ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। क्यों आएगा अंबाला पे, इसका भी कारण है क्योंकि लद्दाख से जो है जाने में, यूं कहिएगा आप लोग कि अंबाला से लद्दाख जाने में तकरीबन 15 से 20 मिनट ही लगता है। तो अगर रक्षा सूत्रों के अकॉर्डिंग बात करें तो अंबाला से चीन को बेहतर तरीके से काउंटर किया जा सकता है। इसी वजह से अंबाला पे ही ये राफेल उतारे जाएंगे। अंबाला एयर बेस में राफेल विमानों का पूरा ढांचा तैयार हो चुका है। राफेल विमानों की सबसे पहले गठित की गई 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो है वो कुछ पायलट अभी भी फ्रांस में हैं, जिनकी ट्रेनिंग अभी पूरी हो चुकी है, और वही पायलट जो है अब लेके आएंगे। इससे पहले 29 जुलाई को 5 विमान तो आ ही चुके हैं, तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। सर कितने विमान आएंगे, तो तकरीबन 3 से 4 विमान आने की संभावना है। कब आएंगे सर ये, तो नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आने की संभावना है इनकी। अब ये संभावनाएं हैं कि कब आएंगे और कितने आएंगे, जब आएंगे मैं आपको वो कंफर्म बता ही दूंगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में पहली बार यमुनानगर जिले के इग्नाइट माइंड चिल्ड्रन क्रिएटिविटी में कितने बाल वैज्ञानिकों के आइडिया चयनित हुए हैं।
प्यारे बच्चों, ऐसा पहली बार हुआ है हरियाणा के अंदर कि इग्नाइट माइंड चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी में हरियाणा के बाल वैज्ञानिकों को जो है वो आइडिया अवार्ड्स के लिए चयनित किए गए हैं। तो ये हैं 3 बच्चे। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इनको जो है इनमें से 2 ऐसे बच्चे हैं जिनको आइडिया अवार्ड के लिए चुना गया है और एक को प्रशंसा पत्र से जो है वो सम्मानित किया जाएगा। बेसिकली क्या है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट माइंड चिल्ड्रन क्रिएटिविटी अवार्ड 2020 जो है इसका रिजल्ट अभी रिसेंटली आया है। इनमें से 3 नन्हे वैज्ञानिक, जिसमें से 2 को मिलेगा क्या आइडिया अवार्ड, 1 को मिलेगा प्रशंसा पत्र और इनको राष्ट्रपति से भी सम्मानित किया जा सकता है। ऐसा पहली बार ही हुआ है हरियाणा में कि इस कंपटीशन में वैज्ञानिकों का चयन हुआ है। दामला के कृषक हैं और राष्ट्रपति अवार्डी हैं जिनका नाम है धर्मवीर कंबोज। इन्होंने इसकी सारी जानकारी दी है और यह अवार्ड बच्चों को क्यों दिया गया है, क्योंकि आसपास की जितनी भी वैज्ञानिक गतिविधियां हैं उनमें जो है थोड़ी रुचि पैदा हो सके, बाकी बच्चों को भी इस तरीके से इंस्पिरेशन मिल सके। कौन कौन बच्चे हैं ये? एक तो है मुकुंद लाल पब्लिक स्कूल की छात्रा जिनका नाम है पार्थवी। इनको इलेक्ट्रिक फिटिंग द्वारा घर ही में ताजा हवा की लगातार सप्लाई का आइडिया देने के लिए। एक है राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल और माध्यमिक विद्यालय कैंप के विद्यार्थी सौरभ को मिड डे मील के लिए सुविधाजनक उपकरण डिजाइन में टाट पट्टी बिछाने व लपेटने की रोलिंग मशीन बनाने का आइडिया। और तीसरे हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दामला के छात्र विशाल कुमार के सोलर एनर्जी चलित झाड़ू लगाने की मशीन का आइडिया देने पर चयनित किया गया है इन तीनों को। तो ये बात आप याद रखिएगा। वैसे आप अगर मुझसे पूछते हैं कि सर इनका चयन जो है वो किसने किया है, तो देखिएगा देश भर के 22 राज्य और जो आपकी यूनियन टेरिटरी है वहां से लगभग 9000 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें 9 स्टूडेंट को अवार्ड और 6 को प्रशंसा पत्र देके सम्मानित किया जाना था। ये सभी के सभी बच्चे अपने आइडियाज ऑनलाइन भेजे हैं। इनका चयन IIT दिल्ली, IIT अहमदाबाद के स्कॉलर और बाकी विषयों के जो माहिर हैं उनके द्वारा किया गया है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा से नीट रिजल्ट में गुरुग्राम की किस बेटी ने 5वीं रैंक हासिल की है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट रिजल्ट अभी रिसेंटली आया जिसमें गुरुग्राम की बेटी ने 5वीं रैंक हासिल की है। इनका नाम है अमृषा खेतान। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है। इन्होंने 720 नंबर में से 715 नंबर लिए हैं, ठीक है। इस बार तो इतिहास ही बहुत ज्यादा दोहराया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। 12वीं की परीक्षा में इन्होंने 97.5% नंबर लिए। वैसे इनकी पूरी फैमिली ही डॉक्टर फैमिली से बिलोंग रखती है। इनके पिता हैं डॉक्टर अनुराग खेतान जो कि पारस हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट है। इनकी माताजी का नाम है डॉक्टर अनु खेतान जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ है। इनके बड़े भाई एम्स में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और ये भी अपने परिवार के बाकी सदस्यों की भांति डॉक्टर की पढ़ाई करने जा रही हैं, ठीक है अमृषा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नागरिकों में जन सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए 17 अक्टूबर को किस जिले की पुलिस ने पुलिस दृश्यता दिवस मनाया? अब ये क्वेश्चन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो जिलेवार क्वेश्चन होते हैं आपके। पुलिस दृश्यता दिवस अब ये पूरे हरियाणा में तो नहीं मनाया गया, लेकिन केवल एक जिले में मनाया गया। ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपको कंफ्यूज करते हैं। तो पुलिस दृश्यता दिवस अभी मनाया गया है हिसार जिले के अंदर। अब ये क्या है पुलिस दृश्यता दिवस? इस दिवस से क्या है, बेसिकली जितने भी लोग हैं उनको मास्क नहीं पहना है तो उनके चालान काटे गए थे। यातायात के नियम अगर तोड़ रहे हैं तो चालान काटे गए थे। यातायात के नियम जो हैं वो सिखाए जा रहे हैं, थोड़ा बताया जा रहा है कि यातायात के कैसे नियम होते हैं। पब्लिक के अंदर फिलहाल पैंडेमिक फैली हुई है, पैंडेमिक महामारी है। इस महामारी को कैसे जो है इसे टैकल करना है, किस तरीके से बचाव करना है, यही चीजें बताने के लिए हिसार के अंदर ये पुलिस सादृश्यता दिवस जो है, पुलिस दृश्यता दिवस जो है ये मनाया गया है। हिसार को हम लोग स्टील सिटी के नाम से पुकारते हैं, याद रखिएगा। GJU, HAU ये यूनिवर्सिटियां हिसार जिले के अंदर ही स्थित है। हरियाणा सरकार किस विभाग के फैसले जो है अब खुद ले सकेगी और केंद्र से मंजूरी लेने का झंझट ही खत्म हो चुका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला हमारा। अब हरियाणा सरकार जो है जल बोर्ड से संबंधित जितने भी फैसले हैं वो खुद लेगी। केंद्र सरकार से कोई भी इसकी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। हरियाणा के अंदर जल संकट से उबरने के लिए जितने भी फैसले होंगे अब वो खुद लेगी। केंद्र का जल बोर्ड के निर्णय हरियाणा पे लागू नहीं होगा, ना ही कोई आपका कोई प्रोजेक्ट आता तो उसकी मंजूरी का झंझट होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में अभी रिसेंटली ही जो है 16 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई थी। उसमें ये जो है एक इस प्रारूप की स्वीकृति मिली थी।
वैसे मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा के अंदर जो है वो जल का अभाव है, धीरे धीरे भूजल स्तर जो है वो गिरावट की ओर जा रहा है, इवन खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। इस वजह से कई ब्लॉक्स के अंदर, तकरीबन 8 ब्लॉक के अंदर इस बार जो है चावल ना लगाने पर 7,000 प्रति एकड़, 7 से 7,500 प्रति एकड़ जो है वो मुआवजा रूप पे या प्रोत्साहन राशि भी दी गई थी। तो हरियाणा सरकार जो है इस भविष्य में गंभीर जल संकट से निपटने के लिए खुद ही नियम बनाएगी। केंद्र सरकार के कोई नियम अब हरियाणा पे लागू नहीं होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का नाम क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो कि जोधपुर से सांसद हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस जिले में मेगा फूड पार्क बनाने के लिए नाबार्ड से ऋण को मंजूरी मिली है? आप मुझे कमेंट में नाबार्ड के बारे में सब कुछ बताइएगा, तब तक आपको मैं डिटेल में बताता हूं। ये नाबार्ड की फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। चलो फुल फॉर्म तो मैं ही बता दूंगा, लेकिन आप इसके बारे में बाकी चीजें डिटेल में बताइएगा। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पहले जो थे ना वो हरियाणा के पानीपत के थे, मैंने आपको एक दिन क्वेश्चन में भी पढ़ाया था, जो कि रिटायर हो गए हैं, ठीक है। और अब कौन बने हैं वो भी बताइएगा आप लोग। तो नाबार्ड से ऋण की मंजूरी मिली है कौन से जिले में? रोहतक जिले में। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मेगा फूड पार्क बेसिकली क्या होता है? जैसे कोल्ड स्टोरेज टाइप से होता है ना, जहां पे आप जैसे मान लेते हैं फिलहाल आम का सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी आप आम तो लेके आ ही सकते हो, ठीक है। तो ये 55 करोड़ रुपए की जो है ऋण राशि मिली है हरियाणा को। और इसके तहत नाबार्ड यानी कि आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है, इससे जो है हरियाणा राज्य सहकारी समिति जो हैफेड है उसको मिले हैं 55 करोड़ रुपए। किसके लिए? रोहतक में मेगा फूड पार्क बनाने के लिए, ठीक है। ये परियोजना कितने एकड़ में फैली होगी सर? ये परियोजना होगी टोटल 50 एकड़ की। इसके अंदर जो है 24 एकड़ के अंदर तो एमएसएमई उद्योग बनाए जाएंगे, जहां पे फैक्ट्री वगैरह होगी। और इसके अलावा 450 से 4050 वर्ग मीटर तक के 80 प्लाट बनाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो है बहुत सारी सब्जियां और फल के लिए मल्टी प्रोसेसिंग लाइन होगी। रेडी टू ईट फूड के लिए लाइनें अलग बनाई जाएगी, बेकरी बनाई जाएगी, इंटीग्रेटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा, पैकेजिंग यूनिट बनेगी, एनिमल फीड के लिए यूनिट अलग से बनेगी, ठीक है। और इस परियोजना के भाग के रूप में यमुनानगर और जींद, रेवाड़ी, यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे सेंटर जो है वो स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और बात हमारी रोहतक की भी हुई है यहाँ पे। तो रोहतक को पहले रोहतासगढ़ कहते थे, रोहतास का दुर्ग भी कहते थे। 1140 में यहाँ पे एक दीनी मस्जिद बनी थी। नकुल ने जो है रोहतक को जीत के सिरसा गए थे। और 1824 में ब्रिटिश जिले का एक मुख्यालय भी बना था रोहतक। रोहतक की सीमा किसी राज्य से नहीं लगती, याद रखिएगा आप लोग ये क्वेश्चन भी। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या है? अनिल विज ने किस जिले में स्थापित नई कोविड-19 यानी कि मॉलिक्यूलर लैब जो है इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया? पानीपत, करनाल, यमुनानगर, भिवानी। बताइए विस्तार से क्या होती है मॉलिक्यूलर लैब। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।